बेटी कुदरत का उपहार, नहीं करो उसका तिरस्कार, जीने का उसको भी अधिकार, चाहिए उसे थोड़ा सा प्यार, जन्म से पहले उसे ना मारो, कभी तो अपने मन में विचारो, शायद वही बन जाए सहारा, डूबते को मिल जाए किनारा। इसीलिए जो बेटी को दे पहचान, माता पिता वही महान। जी हाँ श्रोताओं, बेटी उस फूल की तरह है जो डाली से जुड़े रहकर हर आंधी, हर तूफान का सामना आसानी से कर सकती है। लेकिन यदि ये डाल ही इससे छीन ली जाए तो उसका मुरझाना तो निश्चित है। समाज में बेटियों को उनके अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए ही हर वर्ष 24 जनवरी को पूरे देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश में नारी शक्ति को जागृत करने और लड़कियों की कम होती संख्या का विस्तार करने के मकसद से सन 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस खास दिन की शुरुआत की गई है। इस दिन देश भर में विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं लड़कियों की शिक्षा और उनके अधिकार पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं, ताकि सभी को लड़कियों के वास्तविक महत्व के प्रति जागरूक किया जा सके। आज लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी समाज के कई हिस्से ऐसे हैं जहां उन्हें अभी भी उपेक्षित व तिरस्कृत नजर से देखा जाता है। भारत सरकार ने इन विषमताओं को दूर करने के लिए लड़कियों की शिक्षा व स्वास्थ्य पर तेजी से ध्यान देना शुरू किया है और लड़कियों के प्रति समाज के नजरिए में बदलाव के लिए ही इस विशेष बालिका दिवस का बीज बोया गया है। ये दिन लड़कियों को एक माँ, बहन, बेटी और बहू के दायरे से बाहर आने में न सिर्फ मददगार रहा है, बल्कि इससे आई जागरूकता ने लड़कियों की सामाजिक भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। इसीलिए आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के इस अवसर पर आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करने का प्रण लें जहां लड़के और लड़की दोनों को एक ही नजर से देखा जाए, साथ ही उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक समान अवसर ही प्रदान किए जाएं। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे, ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे, अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आ जा रे। वैसे हम में से ज्यादातर लोग अपने करियर को शायद सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, फिर बात चाहे किसी भी क्षेत्र की हो रही हो। लेकिन अब हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने करियर का विकल्प सिर्फ इसलिए बदला क्योंकि उसमें मानवता और समाज का हित था। दरअसल उन्होंने मशहूर वैज्ञानिक एडवर्ड टेलर के साथ काम करने से मना कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि परमाणु विखंडन जैसी वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग मानवता के विकास की जगह बम बनाने में किया जाए। और बस यही सोचकर उन्होंने शोध, लेखन, शिक्षण और मीडिया भागीदारी को अपना पेशा बना लिया। ये शख्स हैं आज ही के दिन 1947 में जन्मे जाने माने भौतिक विज्ञानी मिचियो काकू। इन्हें न्यूयॉर्क के सिटी कॉलेज में द हेनरी सिमेट प्रोफेसर ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स के पद पर नियुक्त किया गया है। काकू को एक भविष्य वक्ता, कम्युनिकेटर और विज्ञान संचारक के तौर पर भी जाना जाता है। इन्हें अब तक बहुत से टीवी चैनलों, रेडियो और फिल्मों में भी देखा जा चुका है। काकू ने बहुत अधिक संख्या में ऑनलाइन ब्लॉग्स और आर्टिकल्स भी लिखे हैं। इनका जन्म जरूर कैलिफोर्निया में हुआ था, लेकिन इनके माता पिता दोनों जापानी थे।
काकू में बचपन से ही चीजों को जानने और उनमें कुछ नया खोजने की धुन रहती थी, जिस कारण जब वो हाई स्कूल में थे तभी उन्होंने एक पार्टिकल एक्सीलरेटर को असेंबल कर लिया था। ये एक्सीलरेटर काकू ने साइंस फेयर में बनाए जाने वाले प्रोजेक्ट के लिए तैयार किया था, जिसका लक्ष्य इसमें से गामा किरणों को गुजारकर एंटी मैटर तैयार करना था। एक 10वीं कक्षा के बच्चे के लिए ये कोई आसान प्रोजेक्ट नहीं था। और फिर जब काकू ने इसे नेशनल फेयर के दौरान प्रदर्शित किया, उस वक्त उन पर नजर पड़ी मशहूर नाभिकीय वैज्ञानिक एडवर्ड टेलर की। टेलर ने काकू की प्रतिभा को एक पल में ही पहचान लिया और उन्हें हर्ट्ज इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप दिलवाने में मदद की। इस तरह 1968 में काकू ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से पहली श्रेणी में अपना स्नातक पूरा किया और फिर आगे की पढ़ाई भी लगातार जारी रखी। वियतनाम युद्ध के दौरान काकू ने भी यूएस आर्मी का प्रशिक्षण पूरा किया और आधुनिक शस्त्रागार में प्रशिक्षण के लिए नियुक्त हुए। युद्ध समाप्त हुआ और काकू एक बार फिर से वापस अपने रिसर्च करियर में लौट आए। इन्होंने नाभिकीय भौतिकी के क्षेत्र में प्रयोग करना अचानक छोड़ दिया, क्योंकि वो किसी ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे जिसका इस्तेमाल गलत कार्यों के लिए किया जाए। इसलिए अब काकू ने विज्ञान की सकारात्मकता और इसके विकास के लिए लिखना व दूसरों को शिक्षित करने का पेशा अपना लिया। अब तक इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फिजिक्स जर्नल्स में करीब 70 लेख लिखे हैं। इन लेखों के मुख्य विषय सुपर स्ट्रिंग थ्योरी, सुपर ग्रेविटी, सुपर सिमेट्री और हाइड्रोनिक फिजिक्स आदि हैं। इसके अलावा काकू स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम फील्ड पर आधारित बहुत सी पुस्तकों के लेखक भी हैं। With the invention of the telescope, we can now get rid of all the mythology and mysticism and see stars, galaxies, and we can see what's out there. With the mind, it was the MRI machine and all the avalanche of high-tech instruments that have allowed us to probe the nature of thought itself. In Los Angeles, scientists trained rats to perform a certain task. They tape recorded the impulses in the hippocampus of the mind, of their brain, and then replayed these thoughts back into their brain. And sure enough, they recall the task that they had learned. This is amazing. This is the first time in world history that scientists have been able to record a thought, a memory of something, play it back, and the mouse relearn the task. In the future, we will have the ability to have a motion picture of your thoughts, and in fact, a motion picture of your dreams. इन्होंने बहुत से ऐसे क्षेत्रों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में खास भूमिका निभाई है जो ग्लोबल वार्मिंग की मुख्य वजहों में से एक है। इस दौरान इन्होंने मानवीय गतिविधियों को सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि काकू को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र के बड़े समर्थकों में गिना जाता है, लेकिन फिर भी इन्होंने नासा के कसीनी हाइगन्स स्पेस प्रोब का कड़ा विरोध किया था, जिसकी वजह ये थी कि इस प्रोब यानी रॉकेट में बहुत अधिक मात्रा में प्लूटोनियम ईंधन का इस्तेमाल किया गया था। तकरीबन 33 किलो प्लूटोनियम था इसके इंजन में। ये एक बेहद ही रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है जो तेजी से विखंडित होने की क्षमता रखता है। काकू का कहना था कि यदि अंतरिक्ष में इसके साथ कोई दुर्घटना होती है तो धरती पर बेहद ही गहरा संकट आ सकता है। अंतरिक्ष में बढ़ती मानवीय गतिविधियों से वहां बढ़ते कूड़े यानी स्पेस जंक पर भी काकू ने कई बार लिखा व संचार माध्यमों के जरिए बोला है। उनका कहना था कि अंतरिक्ष में बढ़ता कूड़ा न सिर्फ वहां मौजूद संचार उपग्रहों के लिए खतरा है, बल्कि धरती पर भी इसका गलत प्रभाव पड़ सकता है। काकू पिछले काफी समय से न्यूयॉर्क के पैसिफिका फाउंडेशन के साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम को होस्ट भी कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का नाम है एक्सप्लोरेशन, जिसका मकसद विज्ञान, युद्ध, शांति और पर्यावरण आधारित मुद्दों पर लोगों को जागरूक करना है। लगातार मानवता और वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ाने की दिशा में काकू आज भी एक रोल मॉडल हैं।
ये एक ऐसे प्रेरणा स्रोत हैं जिन्होंने कभी भी अपने कल के बारे में न सोचकर भावी पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास किए हैं। आज प्रकृति व समाज के इस संरक्षक को उनके जन्मदिन पर हम सभी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने वो करने की कोशिश कभी नहीं की जो मैं कर नहीं सकता। मैं वही हूँ जो दिखता हूँ। थोड़ा दिल से सोचने वाला, थोड़ा सा भावुक, हमेशा उत्साहित, कभी गुस्सा तो कभी नरम। जी हाँ श्रोताओं, ये कहना है आज ही के दिन 1941 में जन्मे फेमस पॉप सिंगर नील डायमंड का। Baby, tonight by the fire, all alone, you and I. Nothing around but the sound of my heart and your sighs. Money talks, but it can't sing and dance and it can't walk. As long as I can have you here with me, I'd much rather be forever in blue jeans. न्यूयॉर्क के रहने वाले इस पॉप गायक व संगीतकार ने अब तक अपने ज्यादातर गीतों से दुनिया को थिरकने पर विवश कर दिया है। नील ने अपने करियर की शुरुआत बतौर सॉन्ग राइटर ही की थी, लेकिन आगे चलकर उनका नाम न सिर्फ उनके गीतों के लिए बल्कि उनके संगीत के लिए भी प्रसिद्ध हुआ। 60, 70 व 80 के दशक में इन्होंने बहुत से हिट गाने दिए। एक दुकान विक्रेता के बेटे नील ने अपना सारा बचपन ब्रुकलिन में ही बिताया। 16 साल की उम्र में उन्हें उनका पहला गिटार मिला था। वैसे ये गिटार उन्हें इसलिए गिफ्ट किया गया था क्योंकि संगीत में उनकी रुचि बेहद ही गहरी थी। अपने गानों की सफलता से पहले ही इन्हें न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय की स्कॉलरशिप मिल गई और इन्होंने वहां एडमिशन ले लिया। एकेडमिक करियर के बावजूद म्यूजिक में उनकी रुचि कम नहीं हुई और यही वजह रही कि उन्होंने अपने भविष्य के लिए इसे ही बेहतर विकल्प माना। सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और अलग अलग कंपनियों के लिए गाने लिखने का काम शुरू कर दिया। इसके बाद नील ने जेफ बेरी और एली ग्रेनिच के साथ मिलकर अपनी नई टीम बनाई। ये इसी टीम का ही कमाल था कि नील को एक गीतकार के साथ साथ लोगों ने एक गायक के रूप में जानना शुरू कर दिया। नील ने बड़ी सफलता का स्वाद चखा 1966 में, जिसकी वजह थी उनका सिंगल हिट पॉप सॉलिटरी मैन, और फिर इसी साल उन्होंने नंबर 1 रहे आई एम बिलीवर को भी रिलीज किया। Belinda was mine till the time that I found her, holding Jim, loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought. Me and Sue, that died too. Don't know that I will, but until I can find me a girl that'll stay and won't play games behind me, and I'll be what I am, a solitary man, solitary man. आगे आने वाले कई सालों तक नील की सफलताओं का सफर यूं ही चलता रहा। 1969 में उनका पॉपुलर सिंगल स्वीट कैरोलीन काफी हद तक कैरोलीन कैनेडी से प्रेरित रहा। इस गाने ने नील को बिलबोर्ड टॉप 5 में लाकर खड़ा कर दिया। Where it began, I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hand, touching hand, reaching out,
touching me, touching you. Sweet Caroline, good times never seem so good. I've been inclined to believe there never was, but now 60 के बाद 70 के दशक की शुरुआत भी नील ने अपनी हिट परफॉर्मेंसेस से ही की। 1973 में इन्होंने जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल फिल्म के लिए साउंड ट्रैक तैयार किया। हालांकि ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म का संगीत काफी लोकप्रिय हुआ। यहाँ तक कि इसके लिए नील को ग्रैमी अवार्ड भी दिया गया। ये तो सिर्फ एक फिल्म की बात थी, जबकि नील ने तो अब तक अपने हिट संगीत के दम पर न जाने कितने ही पुरस्कार व सम्मान हासिल किए हैं। सन 2011 में इन्हें रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम और कैनेडी सेंटर ऑनर से नवाजा गया, जबकि इससे पहले 1980 के दौरान इन्हें सॉन्ग राइटर हॉल ऑफ फेम के लिए भी सम्मानित किया जा चुका है। अपने गीतों के जरिए नील ने किसी एक मुल्क को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को एक बेहतर संगीत प्रदान किया है। एक ऐसा संगीत जिसमें विविधता के साथ साथ इमोशंस को भी बखूबी डाला गया है। तो आज नील डायमंड को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए हमारी पूरी टीम यही दुआ करती है कि आगे भी वो यूं ही बेहतरीन संगीत हमारे बीच लाते रहें। Song sung blue, everybody knows one. Song sung blue, every garden grows one. Me and you are subject to the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing them out again. You sing them out again. Song sung blue, weeping like a willow. Born to be remembered, born to be remembered. YouTube ये नाम हर किसी की जुबान पर होता है, खास तौर पर तब जब हमें कोई वीडियो देखना हो या अपलोड करना हो। सन 2005 में इंटरनेट की दुनिया से जुड़ी इस विशेष सुविधा को हमारे समक्ष पेश किया था चैड हर्ली और उनके कुछ साथियों ने। चैड का जन्म 24 जनवरी 1977 में पेंसिल्वेनिया में हुआ था। इन्हें दुनिया भर में YouTube वीडियो शेयरिंग वेबसाइट के संस्थापकों और पूर्व CEO के रूप में आज भी जाना जाता है। वैसे खुद चैड ने भी कभी नहीं सोचा था कि वो कंप्यूटर की दुनिया में इस हद तक जाने जाएंगे, जिसकी वजह ये थी कि वो बचपन में कला विषयों के प्रति खासा आकर्षित रहते थे। ऐसे में अचानक हाई स्कूल से ही कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ उनके झुकाव से ये साफ हो गया था वो इसी दुनिया का एक हिस्सा बनेंगे। वैसे एक खास बात ये भी है कि जब चैड हाई स्कूल में थे तब उन्हें टेक्नोलॉजी स्टूडेंट एसोसिएशन का सदस्य चुना गया था। हालांकि चैड ने अपना ग्रेजुएशन तो आर्ट्स में किया, लेकिन इसके बाद उन्होंने यूजर इंटरफेस पर ध्यान देना शुरू किया। इंडियाना विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद चैड ने ईबे ऑनलाइन पोर्टल के पेपैल डिवीजन के लिए काम करना शुरू कर दिया था। यही वो जगह थी जहां उनकी मुलाकात हुई स्टीव चेन और जावेद करीम से, जिनके साथ मिलकर सन 2005 में इन्होंने YouTube.com को लॉन्च किया। YouTube को बहुत ही जल्द उन 10 वेबसाइटों में शामिल किया गया जो अपने लॉन्च के 1 साल के भीतर ही सबसे ज्यादा उपयोगी मानी जाने लगी। And touching on our experience at PayPal, we saw the power of simplifying a process and giving everyone a solution. So in that case, being early employees there, we did that for payments, and we saw the same opportunity here in the videos. And it was just personal clips that we were using with our friends, and
just the viral nature of what we created, the easy to use features, the ways that people could grab links and embed these videos directly into their blogs and websites, it spread. So by December of 2005, we had our official launch. We were up to over 300 million videos served on a daily basis, and now that's scaled within a few months too. चैड कुछ ही साल YouTube.com के CEO रहे और फिर बाद में इन्होंने इसे गूगल को बेच दिया। आज हमारी पूरी टीम चैड हर्ली को उनके इस योगदान के लिए धन्यवाद देती है और साथ ही उनके जन्मदिन के मौके पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देती है। तो अपनी दोस्त बबीता जैन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। Born to be remembered, born to be remembered। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,